Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पेज 1। राकेश के पिता रघुनाथ लंबी आराम कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठे हुए थे। उनके सामने छोटी मेज पर उनकी बहू उमा चाय का सामान रख रही थी। बहू, राकेश का कोई पत्र आया? कब आएगा वह? आ जाएगा बाबूजी, अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे गए हुए। उमा ये कहकर चाय बनाने लगी। रघुनाथ जी की आयु 60 से कम न थी। उनके सिर के बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे और होठों के पास गहरी झुर्रियां दिखाई देती थी। किसी समय वह सुंदर और आकर्षक पुरुष रहे होंगे। इस समय वह बीमार लग रहे थे। उजले कपड़ों में भी उनकी कमजोरी छिप न रही थी। उनका सारा शरीर कुम्हलाया हुआ था और उनकी आंखों में दुख की परछाइयां झलक रही थी। उमा 35-36 वर्ष की स्वस्थ साधारण कद की स्त्री थी। गोल मुखाकृति, गोरा रंग, नाक जरा मोटी, भरे भरे गुलाबी गाल, पतले होंठ, ठोड़ी और गालों में हल्के गड्ढे और बादाम जैसी आंखों में यौवन की चमक। कमर न पतली न मोटी, कूल्हे जरा फैले हुए। उसने बड़े गले का ब्लाउज पहन रखा था। ससुर के लिए चाय बनाते हुए वह साड़ी के पल्लू को कंधों पर लपेटने का प्रयत्न कर रही थी। मेरा विचार है उसे तुम तार दिलवा दो, वह जल्दी चला आए। रघुनाथ जी ने बहू को संबोधित किया। पढ़ाई लिखाई से अभी तो निपटा है, कुछ दिन और रहने दीजिए। नहीं बहू, आराम नौजवानों को आलसी बना देता है और फिर उस पर तो अब पूरे कारोबार की जिम्मेदारियां होंगी, तुम तो जानती ही हो। जी अच्छा, आज ही तार दिलवाए देती हूँ। उमा ने चाय का प्याला बढ़ाते हुए कहा। तुरंत आने को लिखना, किंतु उसका कोई कारण भी तो होना चाहिए। मेरी बीमारी? नहीं नहीं, कारोबार भी नहीं, बस एक आवश्यक काम। उमा बाबूजी की हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुरा उठी। बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था, इसलिए उनसे अधिक विवाद करना उचित नहीं था। उमेश अभी तैयार नहीं हुआ क्या? चाय का प्याला पीते हुए बाबूजी ने पूछा। ऑफिस का कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं। अब उमेश अकेला नहीं रहेगा, राकेश उसका हाथ बटाएगा। मुझे आशा है दोनों भाई मिलकर व्यापार को सफल बना सकेंगे। जी बाबूजी, आप ठीक कहते हैं। राकेश समझदार लड़का है, जमाने की ऊंच नीच को भी समझता है। थोड़ा सा मन लगाकर काम करेगा तो भाई का सहारा बन जाएगा। रघुनाथ जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से बहू को देखा। इतने में उमेश भी भीतर आ गया और पिता के पांव छूकर बोला, कैसी तबीयत है आपकी बाबूजी? कल से अच्छी है, रात को नींद भी आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई लाभदायक सिद्ध होगी। इसका कारण दवाई नहीं है। उमा ने चाय का प्याला पति को देते हुए कहा। कारण तो है राकेश के फर्स्ट डिवीजन में पास होने का समाचार। बहू ठीक कहती है उमेश, राकेश की असाधारण सफलता ने मेरी डूबी हुई सांसों को सहारा दे दिया है। सोचता हूँ पढ़ा लिखा लड़का व्यापार में कितना सहायक सिद्ध हो सकता है। उमेश को बाबूजी का ये दृष्टिकोण अच्छा नहीं लगा। वे अपने छोटे बेटे को पेज 2 बड़े से अधिक महत्व केवल इसलिए दे रहे थे कि वो पढ़ा लिखा था। अप्रसन्न भाव से मन ही मन कुड़ते हुए वह बोला, व्यापार में शिक्षा से अधिक अनुभव काम आता है बाबूजी। अनुभव कोई माँ के पेट से लेकर नहीं आता। बाप से छोटे बेटे की बेइज्जती सहन न हो सकी, अनुभव तो काम करने से आता है। राकेश भी यदि महीना भर काम कर लेगा तो दावे से कह सकता हूँ कि वह सारी ऊंच नीच समझ जाएगा। तुम्हारी भांति एक बात का अनुभव प्राप्त करने के लिए वर्षों नहीं लगाएगा। उमेश खिसियाना सा होकर रह गया और सामने की ओर देखने लगा। सहसा उसकी दृष्टि सामने फाटक पर पड़ी। वहाँ से सेठ मंगलचंद अभी अभी भीतर आकर उनकी ओर बढ़ रहा था। सेठ मंगलचंद को देखते ही उमेश उठकर खड़ा हो गया। रघुनाथ जी सीधे होकर बैठ गए और उमा के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट उभर आई। वो सोच रहे थे कि इतनी सवेरे ही इसके आने का उद्देश्य क्या हो सकता है। सेठ मंगलचंद रघुनाथ जी के व्यापार में भागीदार था। पूंजी में अधिकांश भाग उसी का था। भारी भरकम शरीर, आगे को निकली हुई तोंद, नाटाकद और गोल मटोल चेहरा जो धोखे और चतुराई में पलकर कठोर हो गया था, और उसकी काया भी। उसने टसा का कुर्ता और सफेद मन की धोती पहन रखी थी। मोटी भद्दी गर्दन में सोने की पतली जंजीर, सिर पर काली टोपी और पाँव में चमकते हुए पंख शू, उंगलियों में मोटे नगीने की अंगूठियां। चाल ढाल वेशभूषा से ही वह सफल व्यापारी प्रतीत होता था। सेठ मंगलचंद ने आते ही रघुनाथ जी को गले लगा लिया और राकेश की सफलता पर हार्दिक बधाई दी। ये जानकर कि इस समय उनके आने का उद्देश्य केवल बधाई ही देना था, रघुनाथ जी और उमेश के चेहरे की रंगत लौट आई। उमा ने मिठाई की प्लेट आगे की, किंतु डायबिटीज का रोगी होते के कारण उसने सविनय इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है, आप बधाई दें और मुँह भी मीठा न करें। रघुनाथ जी ने स्वयं प्लेट थामकर उसकी ओर बढ़ाते हुए अनुरोध किया। मंगलचंद ने एक बर्फी का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया और चाय का घूंट भरते हुए बोला, राकेश ने बड़ी शानदार सफलता प्राप्त की है, भगवान उसकी सहायता करे, बड़ा होनहार लड़का है। सेठ मंगलचंद के मुख से राकेश की प्रशंसा सुनकर रघुनाथ जी के पीले मुख पर क्षण भर के लिए लालिमा दौड़ आई। गर्व से उनका सिर ऊंचा हो गया। वे छाती फुलाकर बोले, सेठ जी, ये भी मनुष्य का सौभाग्य होता है कि उसकी संतान सुयोग्य और बुद्धिमान हो। मुझे अपने दोनों बेटों पर गर्व है। सच तो यह है कि मैं इन्हीं दोनों के कारण जीवित हूँ, वरना आप तो जानते हैं कि यह भयानक रोग मुझे कभी का ले बैठता। आपने ठीक कहा, अच्छी संतान आदमी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उमा और चाय लाने के लिए भीतर चली गई। उमेश सेठ मंगलचंद से दृष्टि मिलाता हुआ उसके समीप आकर सेठ ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और मुड़कर रघुनाथ जी से बोला, राकेश के विषय में अब आपने क्या सोचा है? वह व्यापार में अपने भाई की सहायता करेगा, मैं पूरे काम की देखभाल। पेज 3 उसी को सौंपना चाहता हूँ, पर मैं इस बात में आपसे सहमत नहीं हूँ। क्यों? वो बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का है। मेरे विचार के उसकी भलाई इसी में है कि उसे उच्च शिक्षा क्यों न दी जाए। उसे तो विदेश में जाकर किसी विषय में डॉक्टरेट करनी चाहिए। कहते तो आप ठीक हैं मंगलचंद जी, किंतु दाई से पेट क्या छिपाना। आप तो जानते हैं कि इस बीमारी ने मुझे कहीं का न रखा। आप जैसे मित्रों का सहयोग न होता तो न जाने मेरी क्या दशा होती। कहते कहते रघुनाथ जी की आंखें भीग आई। सेठ मंगलचंद ने उनकी आंखों में तैरते बांसु देख ली थे। सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए बहू से बोला, आप चिंता न करें रघुनाथ जी,
राकेश को इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका या जर्मनी भिजवा दे 4-5 वर्ष, जब वो इंजीनियर बनकर लौटेगा तो आपके व्यवसाय को 4 चांद लगा देगा, तब आपको दूसरों के आश्रय की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु ये सुबह के सपने तो बहुत मूल्यवान है मित्र, और यह बूढ़ी हड्डियां अब इनका मूल्य नहीं चुका सकती। खर्चे की आप न सोचें, उस पर जो भी खर्च होगा मैं करूँगा। राकेश की भलाई के लिए कुछ भी करने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। नहीं मंगलचंद जी, मैं पहले ही आपके उपकारों तले दबा हुआ हूँ, तो एक बात कहूँ। सेठ मंगलचंद ने क्षण भर के लिए अर्थपूर्ण दृष्टि से उमेश को देखा और बोला, यदि आप चाहें तो इस उपकार को चुका सकते हैं। कैसे? रघुनाथ जी कुछ चौंके। मुझ पर उपकार करके? मैं समझा नहीं मंगलचंद। मेरी बेटी रीता को अपनी बहू बनाकर रघुनाथ जी, दोनों का ये संबंध हमारी मित्रता को सदा के लिए जीवित रख सकता है। रघुनाथ जी मंगलचंद के इस प्रस्ताव पर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि वास्तव में मंगलचंद की यह योजना उनकी मित्रता को एक नया और अनोखा रूप दे देगी। वह तत्काल कोई उत्तर न दे पाए और सोच में पड़ गए, किंतु उमेश झट बोल, ये तो हमारा सौभाग्य होगा सेठ जी। बाबूजी को इससे अधिक प्रसन्नता और क्या होगी। इतने में उमा भीतर से और चाय लेकर आ गई। उसने सेठ मंगलचंद का ये प्रस्ताव सुन लिया था और कुछ दुविधा में पड़ गई थी। रघुनाथ जी के चेहरे से भी यूं प्रतीत होता था जैसे वो गंभीर सोचों के चक्कर में पड़ गए हैं। उमा ने मिठाई की प्लेट फिर मंगलचंद के आगे सरका दी और उनके लिए चाय बनाने लगी। रघुनाथ जी को मौन देखकर मंगलचंद ने कहा, मेरा तो ये केवल सुझाव मात्र था रघुनाथ जी, इसकी ऊंच नीच परखना आपका काम है, वैसे ये हम दोनों की भलाई के लिए है। मंगलचंद ने चाय का प्याला होठों से लगा लिया। रघुनाथ जी झिझकते हुए बोले, आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, किंतु आजकल लड़कों को तो आप जानते हैं, वे इन मामलों में अपनी मनमानी करते हैं। माँ बाप के चुनाव से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी। इस विषय में मुझे राकेश से पूछना होगा, उसका विचार कुछ और ही है। उद्धरण चिन्ह, इसलिए तो मैं उसे चाहता हूँ, मुझे वे नौजवान अच्छे लगते हैं। पेज 4, जिनका अपना अस्तित्व अलग होता है, ऐसे युवक सफल रहते हैं, और जो दूसरों के कहे पर सिर झुका देते हैं वे हर पद पर असफलता का मुंह देखते हैं। खैर, मैंने अपना सुझाव आपको दे दिया, आप सोच विचार के बाद उत्तर दे सकते हैं। शेष चाय को एक ही घूंट में गले से उतारकर सेठ मंगलचंद उठ खड़ा हुआ। उमेश उसे फाटक तक छोड़ने चला गया। उमा चाय के बर्तन समेटने लगी, वहीं तिरछी दृष्टि से बाबूजी के चेहरे के भावों का उतार चढ़ाव देख रही थी। रघुनाथ जी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारा क्या विचार है बहू? किस विषय में? मंगलचंद के प्रस्ताव के विषय में। वह हमारा समधी बनना चाहता है। ये तो हमारा सौभाग्य है बाबूजी, किंतु रीता जैसी लड़की को राकेश पसंद करेगा या नहीं ये कहना कठिन है। इतने में उमेश सेठ मंगलचंद को विदा करके लौट आया। उसने पत्नी के अंतिम शब्द सुन लिए और बोला, इसमें सौभाग्य ही समझिए बाबूजी की सेठ मंगलचंद ने मुंह चढ़कर हमारा लड़का मांगा है। शायद इस संबंध से ही हमारी वर्षों की कठिनाइयां दूर हो जाएं। हमें यह न भूलना चाहिए कि हमारा सर्वस्व सेठ मंगलचंद के पास गिरवी है। हमारा इनकार किसी भी समय उसके विचारों और सहानुभूति को बदल सकता है। क्या आप अपने भाई का सौदा करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, नहीं, उसके और इस घराने के भविष्य को संवारने का अवसर हाथ से नहीं खोना चाहता। और फिर रीता में ऐसी कौन सी कमी है कि राकेश इनकार कर देगा? धन ही तो सबसे बड़ा गुण भी तो नहीं जिससे कि उसे देखते ही पसंद किया जा सके। धन ही तो सबसे बड़ा गुण है, और फिर यह आवश्यक भी नहीं कि बच्चों के जीवन का फैसला उन्हीं के हाथों में छोड़ दिया जाए। राकेश का भला बुरा हमें सोचना चाहिए। रघुनाथ जी वाद विवाद सुनते रहे, फिर बहू का पक्ष लेते हुए बोले, राकेश की सहमति के बिना तो कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। उमा ने एक मुस्कान पति की ओर फेंकी और चाय के बर्तन उठाकर भीतर चली गई। उमेश ने झुंझला कर कहा, पर बाबूजी, आप लोग अंधेरे में दौड़ रहे हैं और यह नहीं सोचते कि दीवार से टकराकर सिर फट सकता है। मेरी समझ में तो इस विषय में राकेश के इनकार की हमें परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इस संबंध के लिए किसी प्रकार भी हमें उसे विवश कर देना चाहिए। इसी में हमारे परिवार की भलाई है। हम बर्बादी और बदनामी से बच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, एक बर्बादी से बचने के लिए हमें दूसरी बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। राकेश हमसे बिछुड़ जाएगा। रघुनाथ जी ने धीरे से कहा, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि नख से मांस कभी अलग नहीं हो सकता। हमसे अलग होकर भी राकेश हमारा ही रहेगा। वह अवश्य ही परिवार की भलाई को ध्यान में रखेगा। उमेश ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, किंतु अपने जीवन में घुन लगाकर उमेश, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सेठ मंगलदास प्रथम कोटि का स्वार्थी है। इस संबंध का सहारा लेकर कहीं वह सदा सदा के लिए हमसे हमारे बेटे को न छीन ले। यह आपका भ्रम है। पेज 5, बाबूजी, कोई भी अपनी बेटी देकर शत्रुता मोल नहीं लेता। मुझे विश्वास है कि इस संबंध के बाद वो हमारी उन्नति को अपनी उन्नति समझेगा, और फिर आपको राकेश पर भी कुछ विश्वास होना चाहिए। रघुनाथ जी ने कोई उत्तर न दिया। उमेश के इस उतावलेपन पर उन्हें कुछ संदेह होने लगा। वह क्यों उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। वे चुपचाप समाचार पत्र उठाकर पढ़ने लगे। उमेश झुंझलाया सा कमरे से बाहर निकल गया। रघुनाथ जी ने समाचार पत्र नीचे करके उखड़ी हुई दृष्टि से उसे जाते हुए देखा। उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई और फिर उनकी पलकों से 2 आंसू टपककर उनकी झुर्रियों में खो गए। अपने कमरे से तैयार होकर राकेश सीधा रिसेप्शन रूम में पहुंचा। अर्चना को वहां न पाकर उसे आश्चर्य हुआ। काउंटर के पीछे कोई अपरिचित युवक खड़ा लिख रहा था। राकेश ने धीरे से काउंटर के पास आकर रुकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, वह लड़की कहाँ है जो यहाँ हुआ करती थी? युवक ने अर्थपूर्ण दृष्टि से राकेश को देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और फिर लुप्त हो गई। राकेश बड़ी उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। युवक उसकी व्याकुलता को अनुभव किया और बोला, वह लड़की वह मिस अर्चना? जी हाँ, कुछ दिनों से वह इस काउंटर पर दिखाई नहीं दे रही। उसका ट्रांसफर हो गया है, ड्यूटी बदल गई है। ड्यूटी बदल गई है, अस्पष्ट शब्दों में राकेश के मुंह से निकला। उसके चेहरे का रंग उतर गया और वही उधर देखने लगा। फिर उसने पूछा, कहाँ? अब वो उस कमरे की इंचार्ज है जहाँ होटल के सामान रखे जाते हैं। युवक मुस्कुराया, ओह स्टोर। जब राकेश स्टोर में पहुंचा तो अर्चना चादरें, तकिए और नेपकिन गिन रही थी। वो दबे पांव चुपके से आकर अर्चना के पीछे खड़ा हो गया।
कुछ देर वो उसे काम में निहारता रहा और फिर बहुत धीमे स्वर पुकारा, अर्चना। अर्चना झट पलटी और उसे देखकर घबरा गई। तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया राकेश। उद्धरण चिन्ह। और क्या करता? ये 3 रातें तुम्हें देखे बिना मैंने कैसे काटी हैं? यह कोई मेरे मन से पूछे, किंतु मैं विवश हूँ। मैं होटल की नौकर हूँ और मेरे कुछ नियम हैं जिनका पालन करना मेरे लिए आवश्यक है। मैं जानता हूँ, किंतु इस मन का क्या करूँ जो इन नियमों को नहीं मानता? इसे समझाना तो आपका काम है तब तक जब तक अपना रहे, किंतु अब तो ये पराये वश में है। अर्चना ने कोई उत्तर न दिया और राकेश की आंखों की गहराइयों को नापने लगी। कुछ देर इसी थाह में खोई रही और फिर अति धीमे स्वर में बोली, राकेश। किंतु आवाज उसके गले में ही डूबकर रह गई, केवल होठों की थरथराहट दिखाई दी। वह घबराहट और मौन शब्दों के बिहा पर उसे बहुत कुछ कह गई। राकेश, मैं स्वाधीन नहीं हूँ, मेरे पैरों में बेड़ियां हैं, मेरे होठों पर ताले हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देते। मैं अपनी मालकिन की इच्छा के विरुद्ध एक पग भी नहीं उठा सकती। इस पेज 6 होठों की कंपन ने उसकी पूरी व्यथा स्पष्ट कर दी थी। अर्चना को गहन मौन में डूबा देखकर राकेश ने पूछा, क्या सोच रही हो? राकेश के स्वर ने अर्चना के शरीर में रोमांच भर दिया। वो जैसे एकाएक जाग उठी और जागते ही बोली, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया। क्या यही कि कमलाजी को हमारा मेल जोल पसंद नहीं? ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारी इन मौन और सहमी हुई आंखों ने, तुम्हारे मुख की बदली हुई रंगत ने, एकाएक रिसेप्शन रूम से इस बंद कमरे में तुम्हारे ट्रांसफर ने। हाँ राकेश, उस दिन उन्हें ये बात बुरी लगी कि बिना पूछे मैं तुम्हारे साथ पिकनिक पर क्यों गई। वो तो बड़ों को प्रायः बुरा लगता ही है। 2 तरुण हृदयों का मिलन देखकर वह जल उठते हैं, विशेष रूप से वे लोग जिन्हें अपने जीवन में प्यार से वंचित रहना पड़ा हो। राकेश, इस स्वर ने दोनों को कंपा दिया। आहट सुनकर दोनों चौंक पड़े। दोनों ने पलटकर उस छाया को देखा जो कमरे में आते प्रकाश को रोक चुकी थी। अर्चना की तो जैसे चीख निकल गई। दोनों ने असहाय दृष्टि से एक दूसरे को देखा। उनके सामने आत्मकद आईने की तरह कमलाजी खड़ी आंखों में अंगारे लिए घूर रही थी। उनके मुख पर भावों के उतार चढ़ाव से स्पष्ट था कि उन्होंने दोनों की बातें सुन ली हैं। अर्चना और राकेश इस प्रकार एक दूसरे से दूर हट गए मानो उन्हें बिजली का झटका लगा हो।